ये जो पहला प्रश्न ये है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, ये पूछे गए प्रश्न, इन्हीं के ऑप्शन में से नए प्रश्न बनेंगे। भारतीय समाज की विशेषता क्या है? भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है अनेकता में एकता या विविधता में एकता। ये भारतीय समाज की विशेषता है। बच्चे जुड़ जाना, ठीक है। अनेकता में एकता या विविधता में एकता। नगरीकरण का परिणाम क्या है? नगरीकरण किसका परिणाम है? गांव से नगरों की ओर, गांव से नगरों की ओर जनसंख्या जब जाती है ना, तो अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि शहरीकरण होता है। आंसर देते जाओ और लास्ट में बताना हुए, टारगेट रखना मैक्सिमम का, ठीक है। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। क्षेत्रीयता मुख्य कारण है। जो मेरा क्षेत्र प्रबल है, मेरा है नाती का बाड़ा, मेरा 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 जो करते हैं, वो क्षेत्रीयता मुख्य कारण है। किसका? गरीबी का, सामाजिक तत्व तनाव का, बेरोजगारी का या वैश्वीकरण का। देखो, सामाजिक तनाव यानी कि अपने को श्रेष्ठ मानना और दूसरे को निकृष्ट मानना, यह है क्षेत्रीयता का कारण। सामाजिक अध्ययन में सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है, उस अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए? विषय वस्तु तो होनी ही होनी चाहिए, विषय वस्तु के साथ उसे उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण विधियों का ज्ञान, शिक्षण तकनीक का ज्ञान, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। अलग से अगर इसमें से ऑप्शन पूछा जाए तो तुम डरना मत, ये काम आएंगे। भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? भारत में गरीबी के लिए शिक्षा जिम्मेदार नहीं है। शिक्षा एक पॉजिटिव कारक है। इस वजह से आप लोग इसको याद रखना कि भाई एजुकेशन की वजह से तो गरीबी दूर हो जाती है। याद रखिएगा आप सभी विद्यार्थी। और सब्सक्राइब कर लो, हर एक बच्चा जो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अभी भी देखो 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। क्या देख रहे हो बेटा? सब्सक्राइब कर लो। मैं आज देखता हूं मेरे कितने विद्यार्थी अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। कल हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था। सिंधु सभ्यता को विश्व के सामने रखा था और 1924 के अंदर यह है वृहद स्नानागार है। और वृहद स्नानागार आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से, जिसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ये सिंध पाकिस्तान के अंदर लरकाना जिले में है, सिंधु नदी के मुहाने पर विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, ये कथन किसका है? अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, ये विंसेंट स्मिथ का कथन हो जाता है। निम्न में से किस सिंधु स्थल के अंदर अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य, हाँ भाई, अग्निकुंड, अग्निवेदिकाएं। देखो, कालीबंगा के अंदर 1+7 बराबर टोटल 8 अग्निवेदिकाएं मिली है। आपके कालीबंगा, लोथल, बनवाली और राखीगढ़ी सभी स्थानों से मिली है। इस वजह से ऐसे ऑप्शन के ऊपर आप स्टार लगा देवे, ऐसे में बोनस मिलता है। क्या मिलता है? बोनस मिलता है। हिंद यूनानी शासक, जो हिंद यूनानी शासक है, यूनान के वे शासक जो भारत में आके बस गए, वो हिंद यूनानी शासक कहलाए थे। क्या कहलाए थे? हिंद यूनानी शासक कहलाए थे। इन हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का स्रोत क्या है? जानकारी का स्रोत है सिक्के। हिंद यूनानी शासक कहां के निवासी थे? भाई बैक्टीरिया के निवासी थे। और लेख लिखे हुए सिक्के और गोल्ड के सिक्के भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। यह बहुत अच्छा प्रश्न। गीता क्या है? गीता, हे पार्थ, रथ को रीट की ओर ले चलो, है बड़े मजाक में कहते हो तुम लोग। तो पार्थ को जो उपदेश दिए थे, महाभारत का एक पार्ट है, याद रखिएगा। गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। पश्चिम का मतलब है गुजरात, महाराष्ट्र, इस साइड में गुप्त काल की बात हो रही है। गुप्त एरा जो 319 ईस्वी के बाद में, पैठन एक प्रमुख क्या था? व्यापारिक केंद्र था। पैठन का ही प्राचीन नाम जो है वह प्रतिष्ठान मिलता है। क्या मिलता है? प्रतिष्ठान मिलता है। और यह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भृगुकुच भी गुप्त काल का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के अशोक स्तंभ, सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है जिसमें 4 सिंह है, उससे लिया गया है। लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। फाइयान जो 399 ईस्वी के अंदर भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम में, आप लोगों को याद रखना है। आगे देखो, महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो किस शासन के अंतर्गत आते थे? महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वो पल्लवों की देन है। किसकी देन है? आंसर करो सभी साथी, जो आंसर करेगा वो सिलेक्ट होकर जाएगा।
ये पल्लवों की देन है। दक्षिण भारत के राज्य पल्लव, चोल, चेर, पांड्य, इनमें से जो पल्लव है उन्होंने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम के मंदिर का पल्लव देन है और ये मामल शैली के अंदर बने हुए हैं। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु, जो जन्म मृत्यु का जो पंजीयन किया जाता था वह मौर्यों की देन है। किसकी देन है? मौर्यों की। मौर्यों के अंदर क्या होता था कि नगर प्रशासन को 30 सदस्य एक नगर सभा में बांटा गया था। इस 30 सदस्य के अंदर भी 6 उप समितियां थी, हर एक के अंदर 5 मेंबर थे। 6 × 5 = 30, टोटल 30 मेंबर थे किसमें? नगर सभा में। और इसकी जो तीसरी समिति थी ना, वो जन्म और मृत्यु का काम देखती थी। तो ये गुप्त काल की विशेषता है मेरे भाई, गुप्त काल की विशेषता है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो धौलपुर के पत्थर से बना हुआ है ना, धौलपुर के पत्थरों से बना हुआ है। ऐसी इंफॉर्मेशन मैं लिख करके नोट्स शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर है, आप उसकी चिंता ना करें। एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। सब्सक्राइब कर लो बस आप सभी साथी, आशीर्वाद मेरा साथ में है, सबकी विजय होगी। सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो कहां पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। और फतेहपुर सीकरी का प्रश्न बार बार एसएसटी में पूछा गया था। अरे ये फतेहपुर सीकरी 70 के अंदर 1570-71 के अंदर बनाया था। याद रखना, धौलपुर के पत्थरों से बना हुआ है सलीम चिश्ती। इसी के ऊपर अकबर के बेटे सलीम जहांगीर का नाम रखा गया था। नुहे सिपहिर के रचनाकार अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश 1206 से 1526 सुल्तानों के अंदर 8 सुल्तानों का टाइम देखा था। और नूह के अंदर मुबारक शाह खिलजी का वर्णन है। खिलजियों का टाइम 1290 से 1320 तक था। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिला, भाई सूफी आंदोलन है, उसके अंदर सूफी आंदोलन जो आपके सिलेबस में है उससे पूछा गया प्रश्न है यहां पर कि दक्षिणी भारत में साउथ के अंदर चिश्ती सिलसिले का हेड कौन था, केंद्र कौन सा था? साउथ के अंदर जो शेख मोहम्मद गैसुदराज है ना, जिसे बंदा नवाज कहा जाता है, ये तो था संस्थापक। और जो गुलबर्गा है ना, ये इनका क्या था? उस समय का हेड केंद्र हुआ करता था। चिश्तियों का क्या हुआ करता था? केंद्र हुआ करता था। हाँ, अपने पड़ोसी को लाइब्रेरी में क्लास के बारे में बताओ भाई। तो संत दादू दयाल जी की जो मृत्यु हुई थी वो 1603 के अंदर नारायणा और जो कि जयपुर के अंदर हुई थी, जिनसे अकबर ने भेंट की थी, वही संत है ना, निर्गुण संत। याद रखिएगा, दादू दयाल जी 52 थांबे है ना, याद रखिएगा। संत जाम्बो जी का जन्म है वो कहां हुआ था? नागौर के अंदर हुआ था, लेकिन स्थान पीपासर दिया हुआ है और पीपासर आपका नागौर के अंदर ही है। और राजस्थान के अंदर एग्जाम में ऐसे बच्चों के साथ खेल खूब किया जाता है जिसमें ऑप्शन में 2-2 उत्तर होते हैं। जो एग्जैक्ट आंसर है उसके ऊपर फोकस करें, बाकी सबको भूल जाएं। नेक्स्ट आगे देखें, दस्तक शब्द से क्या मतलब है? दस्तक एक परमिट हुआ करती थी। दस्तक क्या हुआ करती थी? परमिट, यानी कि परमिशन हुआ करती थी। ये शुल्क मुक्त बंदरगाह हुआ करते थे जहां पर आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये फर्रुखशियर ने दी थी। किसने? मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने आपके। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात है। तो फर्रुखशियर ने बंगाल के अंदर, फर्रुखशियर द्वारा बंगाल में वही क्या कहलाती थी? ये आपकी दस्तक कहलाती थी मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये दस्तक हो गई शुल्क मुक्त का व्यापार। और तुक्का भी लगाना हो कि जिसमें आंसर नहीं आ रहा है तो लंबा आंसर देख के तुक्का लगा देना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर एक भी प्रश्न छोड़ा तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना? एक भी प्रश्न अगर आपने छोड़ा तो 1/3 नंबर कट जाएंगे। 1/3 नंबर आप लोगों के क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। हाँ, याद रखना, अगर 10 प्रश्न छोड़ दिए ना तो कितना कट हो जाएंगे? 5 नंबर तो यूं ही कट हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ो भाई, ये चीज ध्यान रखना। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण जो 1567 में 23 अक्टूबर को आक्रमण हुआ था और 25 फरवरी को चित्तौड़ पर हमला हो गया था। जो चित्तौड़ का क्या था? 3rd शाखा हुआ करता था उदय सिंह के समय में। उस समय राजा कौन थे? उदय सिंह हुआ करते थे। भयानक नरसंहार हुआ था उस समय का, याद रखिएगा। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। किस मुगल बादशाह के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग? कौन से मुगल बादशाह का जो टाइम है वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था? और ऐसा सहनशील तो एक अकबर ही था। और अकबर ने एक अनुवाद विभाग भी बनाया था। अपने 9 रत्न में से एक फैजी के नेतृत्व में क्या बनाया था? अनुवाद विभाग बनाया था। कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी? भारत की 6 बार यात्रा करने वाला
फ्रांसीसी यात्री कौन था? टेवर्नियर खात। कौन था? टेवर्नियर। टेवर्नियर ने 1638 से 1668 के बीच में, और 1638 जो टाइम हुआ करता था वह हुआ करता था आपका शाहजहां का टाइम, और उस समय फिर बाद में आ गया था टाइम आलमगीर का। आलमगीर कौन? औरंगजेब। आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के अंदर अबुल फजल जो अकबर की जीवनी है, अकबर अनपढ़ था, अकबर अनपढ़ था लेकिन पढ़ाई लिखाई के लोगों की बड़ी अहमियत समझता था। अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख तो 66 था, लेकिन वास्तव में जो विद्यमान थी वह 33 थी। विद्यमान कितनी थी? 33 थी। याद रखना, दो अलग अलग गलतियां मत कर देना। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 का रिवॉल्यूशन है, उस रिवॉल्यूशन के अंदर हम बात करें क्रांति में, कानपुर के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर, कानपुर के अंदर जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में नाना साहब ने किया था, यूपी के अंदर। और कानपुर के अंदर ही आपका जो अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था उसका नाम यूग व्हीलर था। क्या था? यूग व्हीलर। 1857 की क्रांति के ऊपर किताब लिखी गई है जिसका नाम था मांझा प्रवास। तो ये जो मांझा प्रवास है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मांझा प्रवास व से विष्णु भट्ट गोडसे ने मांझा प्रवास लिखी। महान नागा महिला, देखो ये आपके रानी गेंडिल्यू जो है ना, रानी गेंडिल्यू का भाई हुआ करता था जदोनांग। जदोनांग के नेतृत्व में नागालैंड के अंदर क्या हुआ था कि आपका जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 20वीं शताब्दी के अंदर, तो जदोनांग की मृत्यु के बाद में उनकी बहन रानी गेंडिल्यू ने आपके विशेष रूप से 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लिया, और स्वयं सविनय अवज्ञा वगैरह, ये इनमें नागालैंड का बड़ा योगदान है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी थी, रानी गेंडिल्यू को नेहरू जी ने उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी 1944 के अंदर। यह प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये कौन सी भाषा में लिखी? केम छो गुजरात में छे, गुजराती छे। आगे देखो, ब्रिटिश संसद ने कौन से साल एक कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा तुम लोगों के ऊपर असंतोष भारतीय जनता का बहुत बढ़ चुका है, वो तुम्हें मार मार के कचूमर निकाल देंगे, तुम हमें दे दो अधिकार। तो 1858 का जो एक्ट है, इसके माध्यम से पूरा एक्ट अधिकार किसको दे दिया गया था? कंपनी को छीन करके ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। और गवर्नर जनरल क्या कहलाया था? वायसराय कहलाया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950। सीधी सी बात है। अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर को। अंगीकृत का प्रश्न आए तो गलत मत करना। अंगीकृत का आए तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया था। यह बात भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक तो कर दो यार, अभी तक बैठे हो, है सुनते नहीं हो। भारतीय संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 51 क, देखो भाग 4A है, ये भाग 4A है। और नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य हैं? भाग 4A के अंदर मूल कर्तव्य 10 हैं, लेकिन बाद में 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के माध्यम से एक और शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का मूल कर्तव्य, अधिकार नहीं मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया था। तो टोटल फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो देर आर कितने? 11 हो चुके हैं अब वर्तमान में। मेरे प्यारे भाई, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक तो 9 दिसंबर को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को हेड बनाया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। आपने राजेंद्र प्रसाद जी को प्रमुख बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। भारतीय संविधान का जो 44वां संशोधन, 44th जो अमेंडमेंट है 1978 का, इसके बाद में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई? 6। और आपका जो संपत्ति का अधिकार है वो 300 के तहत वो कानूनी अधिकार मूल अधिकार से हटा करके एक सामान्य अधिकार कर दिया गया है। यह भी आप लोगों को पता है, यह पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है मतलब 3 तो काले हैं, 1 धौड़ा है, धौड़ा पहचानना है। तो प्रजातांत्रिक पद्धति है, बिल्कुल है। मूल अधिकार और कर्तव्य है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन प्रत्येक नागरिक को रोजगार मुहैया करवाना, ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व के अंदर दिया गया है, ये मूल अधिकार के अंदर नहीं है।
राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या 25 हो जाती है, राज्यसभा से लिए 10 हो जाती है, तो टोटल 35 हो जाती है। यह आप लोगों को याद रखना, संसद के अंदर राजस्थान से सदस्य कितने हैं, टोटल 35 हो जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, किसी किसी भाई बहन को अगर नहीं आता हो ना, लंबा ऑप्शन दे के कर देना, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो उस एग्जाम के अंदर। तो यहां पर संसद के दोनों सदनों के और राज्य जो पूरे स्टेट असेंबलीज हैं पूरे इंडिया भर की, वहां के निर्वाचित सदस्य, नॉट मनोनीत। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है, थल सेना, वायुसेना और जो नेवी, इन सब का जो हेड होता है वह राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं मेरे भाई। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति कौन करते हैं, ये तो अपने राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पदेन होता है, पद से ही। राज्यसभा का सभापति पद से ही उपराष्ट्रपति होता है। और पहले के बारे में पूछ ले तो वो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे ना, वर्तमान के बारे में पूछे तो तुम सबको पता ही है, जगदीप धनखड़ है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया कॉन्टिनेंट है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा है, जो एरिया का 1/3 30%, या हम कहें 1/3 एरिया एशिया के अंदर है। और पॉपुलेशन देखें तो बस यही काम बचा है कि 60% पॉपुलेशन पैदा कर दी हमने। अब आगे देखो, यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी तो हिमानी द्वारा, हिमानी मतलब जब बर्फ खिसकती है ना, ये बर्फ जब खिसक जाती है तो यू आकार की घाटियां बनाती है, थोड़ी चौड़ी होती है। लेकिन जब नदी चलती है ना बेटा, नदी के द्वारा क्या बनाया जाता है, वी शेप की वैली बनाई जाती है। नदी बहुत तेज, वी आकार की घाटी, नदी बहुत तेज जाती है, पहाड़ों को चीरते हुए निकलती है और वी आकार की घाटी बन जाती है। चौड़ी कब बनेगी, जब बर्फ खिसकेगी उस समय। याद करना मेरे भाई, परतें, ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। जो वायुमंडल की जो परतें हैं, परतें किन चट्टानों में होती है, सॉरी मैंने ये थोड़ा यहां मैप लगा दिया, कोई नहीं, इसको आगे लगा दूंगा। परतें किन चट्टानों के अंदर होती हैं, जो परत दर परत, भाई आपकी इग्नियस है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है। आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें हैं, 3 प्रकार की। उनमें परतें किस में पाई जाती है, तो परतें आप किस में पाई जाती है, सीधी सी बात है, अवसाद, सेडिमेंट, कचरा, गाद है ना, जो कचरा एक परत के ऊपर एक मतलब जो गाद जमा होता जाता है तो परत दर परत बनती जाती है। संगमरमर का प्रश्न भी एसएसटी में पूछा गया था। संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है, संगमरमर भी अवसादी चट्टान के अंदर आता है, यह एसएसटी में पूछा गया था। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, अरे बताओ वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में पूछा गया है। सबसे निचली परत 15 किलोमीटर तक होती है आपकी ट्रोपोस्फीयर। शोभ मंडल, शोभ मंडल के बाद में स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल 10 से 30 किलोमीटर, उसके बाद में 30 से 35 मेजोस्फीयर, मध्य मंडल होता है। फिर थर्मोस्फीयर यानी ताप मंडल होता है 50 से 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर के बाद में रामराजी बहिर्मंडल होता है। तो शोभ मंडल सबसे निचली परत कौन सी होती है, शोभ मंडल होता है मेरे भाई। और याद रखिएगा शोभ मंडल है ना। बताओ ओजोन किस में पाई जाती है, बताओ बताओ। लखनऊ के लाडे लाइव हैं, तब तक जुड़ जाइए, अगले 2-3 दिन अच्छा अवसर है, शेयर करो सभी दोस्तों में। लवणता, विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर कौन सा है, सबसे ज्यादा अगर सैलिनिटी पाई जाती है ना तो वो मृत सागर में पाई जाती है, जो कि टर्की में पाया जाता है। कहां पर, टर्की में है। और इसकी सैलिनिटी 30,000 1/1000 के जो माप है उसके ऊपर 30 पाई जाती है, सबसे कम। महासागरों की जो औसत सैलिनिटी होती है ना, महासागरों की जो औसत सैलिनिटी होती है वो 34-35 के लगभग होती है। कितनी होती है, 34 होती है प्रति 1000, 34 ऐसे लिखते हैं उसको। भारत का कौन सा प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, जो देखो गोंडवाना भाग के अंदर पूरा प्रायद्वीपीय भारत आएगा। कौन आएगा, दक्कन का जो प्लेट्यू है, दक्कन का जो पठार है वो गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और ये दक्कन का पठार विशेष रूप से आपको याद रखना, जहां कोयला पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। धारवाड़ युग की चट्टानें हैं तो वहां लोहा पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष, आपका जो सुंदरी पेड़ है, ये सुंदरी पेड़ किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ना वहां पर, जिन्हें ज्वारीय वन कहते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है मेरे भाई, भारत बांग्लादेश की सीमा पर
गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, बंगाल की खाड़ी, वहां ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इनकी जड़ें बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं। इन पेड़ों की वजह से समुद्री सुनामी से बचाव होता है। उत्तरी भारत के अंदर जो शीतकाल की वर्षा का कारण क्या है? हमारे उत्तर भारत की जो शीतकाल की वर्षा है, जिसे हम मावट कहते हैं, जो गेहूं आदि के लिए बड़ी उपयोगी होती है, तो शीतकाल की जो वर्षा है मेरे भाई, वो किसके लिए उपयोगी होती है? ये आपके पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ होते हैं जो आपके भूमध्य सागर से आते हैं, पाकिस्तान से भी आगे ईरान, इराक, वहां से, उससे आगे भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। तो भूमध्य सागर से आने वाले आपके पश्चिमी जो चक्रवात आते हैं ना, साइक्लोन आते हैं, और हमारे यहाँ बारिश लेकर के आते हैं उत्तर भारत के अंदर, सर्दियों की बारिश। याद रखना मेरे भाई, सिंदड़ी जो झारखंड के अंदर स्थित है, सिंदड़ी जो कि आपके कहां पर स्थित है? झारखंड स्टेट के अंदर स्थित है। ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? ये रासायनिक उर्वरक जो आपके खेतों में आप छिड़काव करते हो ना भाई, किसी को नहीं आ रहा है ना, मेरे प्यारे भाई बहन जितने भी जुड़े हुए हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त है ना, भाई बहन हो, आप सभी मेरे दोस्त हो। गुरुजी तो मैं तब बनूंगा 50 साल 100 साल बाद में, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब गुरुजी बनूंगा मैं, ठीक है? अभी तो मैं आप लोगों का दोस्त हूं यार, मेंटोर हूं। तुम लोग एक इशारा करोगे, गुरुजी ये क्लास होनी चाहिए, मैं आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, है ना? सब्सक्राइब करके रखना बस सभी साथी, क्लास तभी मिलेगी। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? ये सतलुज नदी पर, हम आप सबको पता है, पंजाब हिमाचल की सीमा पर सतलुज नदी पर आपकी जो परियोजना बनी हुई है वो कौन सी है? भाखड़ा नांगल है। राजस्थान के अंदर सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले, आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सोयाबीन ज्यादा होता है, तो कोटा बूंदी 12 हो गया। राजस्थान के किस जिले के अंदर जो टंगस्टन का उत्पादन होता है? टंगस्टन आपके नागौर के अंदर, विशेष रूप से भाखरी डेगाना, याद रखना, नागौर के अंदर जो भाखरी डेगाना है, भाखरी डेगाना, इतना बिजी था। वर्षा जल का जो संग्रहण है वो लाभदायक है। तुम सभी साथी खुश तो हो ना मेरे से? ये बताओ पहले तो कि हाँ सर हम आपसे खुश हैं। तो बेटा मेंस में क्लियर यहीं से कराऊंगा, चिंता मत करो। इस प्रश्न का उत्तर बताओ, वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है? वर्षा जल को अगर आप रोकोगे तो किसके लिए? अनेक जो काम दिए गए यहां पर। वर्षा जल संग्रहण, अगर आप रेन वाटर को रोकोगे तो भूमिगत जल में सुधार आएगा, ग्राउंड लेवल अपलिफ्ट होगा। राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है वो आपका 15, वह किस पर स्थित है? नेशनल हाईवे 15 की बात करें तो ये गंगानगर आए, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी राजस्थान से गुजरता है नेशनल हाईवे 15। अरावली का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? शेर है, जो कि 1597 है। बताओ शेर कौन से जिले में है? 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? कोटा के महाराव कौन थे 1857 की क्रांति के समय? जिनके दरबारी विद्वान थे सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने लिखी थी वीर सतसई की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, उनकी एग्जाम में पूछी जाती है। 1857 की क्रांति के ऊपर लिखी गई सूर्यमल मिश्रण की रचना का नाम बताओ। यहां राम सिंह आएगा। कौन आएगा? कोटा का राम सिंह सेकंड था, कोटा का राम सिंह सेकंड था। ये आप लोगों को याद रखना है। बहुत बढ़िया, राम सिंह सेकंड। सालिम सिंह हवेली, पटवा की हवेली, ये सब आपके कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। सालिम सिंह हवेली है, पटवा की हवेली है, ये सब जैसलमेर के अंदर स्थित हवेलियों के नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस पेला लगता है गोगामेड़ी, नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, जिसे धुरमेड़ी भी कहा जाता है। गोगाजी महाराज, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की थी, लेकिन अजय किले के रूप में जाना जाता है, जहां मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। लोहागढ़ का किला है, जाट राजा सूरजमल की वीरता के लिए जाना जाता है। और मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ प्रजामंडल का जो पहला अध्यक्ष 24 अप्रैल 1938 को पहला अधिवेशन यहां पर 24 अप्रैल 1938 को गठन किया गया था। सॉरी लिखना, 24 अप्रैल 1938 को गठन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? माध्यमिक विद्यालयों के लिए थॉमस एम रिस्क ने किसका दिया था? यह उत्पादक परियोजनाएं हैं। इसका उत्तर क्या होगा? उत्पादक परियोजनाएं, ठीक है, उत्पादक परियोजनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा एक है वो आपका सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य है? सामाजिक विज्ञान के अंदर मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा है?
सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की जांच करना। अरे टेंशन मत कि कौन सी एक विशेषता नहीं है, मूल्यांकन की विशेषता कौन सी, यहां पर अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बात अच्छे की कह रहा है और नेगेटिविटी की बात कर रहा है, तो आप अगर शिक्षण विद्या नहीं भी पढ़ी है ना, 10 प्रश्न शिक्षण विद्याओं के यहां पर नहीं भी पढ़ी है शिक्षण विद्या, तो भी चलेगा मेरे भाई। अगर शिक्षण विद्या नहीं भी पढ़ी है ना, तो भी इसका दिमाग करना। ये दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन यहां पर है। पूरे धरती पर एक ही सुपर कंप्यूटर रखा जा सकता है, इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बन सकता है अगर मनुष्य के दिमाग का सुपर कंप्यूटर बना दिया जाए तो इतने पावरफुल हो यार तुम लोग, तो कॉमन सेंस का प्रयोग करके आंसर दे सकते हो। सामाजिक विज्ञान में जो क्षेत्रीय भ्रमण है, अगर आप क्षेत्रीय भ्रमण करते हो सोशल स्टडी के अंदर, तो वो किसके लिए उपयोगी है? क्षेत्रीय भ्रमण है, उससे आपको अनुभव मिलेगा, तो ये अनुभविक साक्ष्य के लिए अनुभव मिलेगा, एक्सपीरियंस होगा। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी शिक्षण सामग्री हर एक के अंदर सबसे उपयोगी शिक्षण सामग्री होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे आपने मेरे से लिया एसएसटी का मेंस का बैच, एसएसटी मेंस का बैच आपने मेरे से लिया, और इसके अंदर मैंने किस विधि का प्रयोग किया? दृश्य श्रव्य। मेरा आवाज आप सुन रहे हो, वीडियो आप देख रहे हो और आप नोट्स बना रहे हो, इससे बढ़िया तरीका दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कहां किताबों से माथाफोड़ी कर रहे हो, कहां किताबों में एक एक चीज मिलती है, और किताबें कभी बोलती नहीं है, गुरुजी बोलते हैं। इसलिए दृश्य श्रव्य साधन बेस्ट है। और इसलिए तुम्हें सामाजिक विज्ञान अध्ययन की वर्तमान में आवश्यकता क्यों है? सामाजिक विज्ञान अध्ययन की जो आवश्यकता है वो क्यों है? वह है आपके, देखो फिर से लंबा ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण के संबंध को समझने के लिए, समाज और पर्यावरण का आपस में कितना अन्योन्य आश्रय क्रिया, मतलब एक दूसरे के ऊपर आश्रित कितने, वो समझना, उनका ताना बाना समझना। इसके लिए निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना मानव संबंधों का अध्ययन और उससे फिर समाज को श्रेष्ठ बनाना, यह सामाजिक विज्ञान की नवीनतम लेटेस्ट संकल्पना है। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की जो मेन जो आवश्यकता है वह पूछी गई है इसके अंदर, तो वह है आपका, देखो आरबीएसई ने इसको प्रदर्शन की सुविधा और स्थिति बनावट दोनों माना था, ए और सी। जिस बच्चे ने दोनों आंसर दिए थे वो दोनों इसके आंसर थे, प्रदर्शन और स्थिति बनावट स्थान। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है। कक्षा कक्ष की प्रक्रिया विकसित करने में कौन सहायक होता है? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति या सभी? ऑल ऑफ द अबव